हे वेलकम टू योर टेस्ट डिस्कशन वीडियो। आज हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन डिस्कस जो आपकी लास्ट वीडियो में आपने ट्राई किए थे। आई होप आपने ट्राई किए होंगे। अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो जल्दी से लास्ट वीडियो चला के पहले वो ट्राई कर लें, उसके बाद डिस्कशन देखने का फ़ायदा है। पहले आप लास्ट वाली वीडियो से वो क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए और जिन्होंने ट्राई कर लिए हैं उनके लिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने दी थी आपको स्ट्रेटजी क्वेश्चन सॉल्व करने की, कुछ ओवरव्यू दिया था कि आपको क्वेश्चन सोल्व करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज़ ऑब्वियस कि आपको क्वेश्चन का हर एक वर्ड बहुत केयरफुली पढ़ना है। अब क्या होता है, यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आते हैं, दो स्टेटमेंट दी होती है और ऊपर लिखा होता है कि बताइए इनमें से कौन सी ट्रू है। वैसे तो 90% क्वेश्चन में ट्रू ही लिखा होता है, बट किसी किसी क्वेश्चन में वो फॉल्स भी पूछ लेते हैं कि स्टेटमेंट दी हुई है जो उनमें से फॉल्स कौन सी है। तो कई बार हमारे माइंड में यही चलता रहता है कि ट्रू तो पूछा है तो हम ट्रू के हिसाब से आंसर डाल देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको क्वेश्चन में एक भी वर्ड स्किप हो गया तो ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा ही आंसर चेंज हो जाए। लेसन योर एंग्जाइटी, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप पेपर अटैम्प्ट करने बैठे तो आप किसी भी तरह की टेंशन में ना बैठें, आपके माइंड में किसी भी तरह का बर्डन ना हो, टेंशन फ्री होकर बैठे, क्योंकि जितनी आप टेंशन लेंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन के गलत होने के। एक आप कोशिश कीजिए कि आपको जो मैंने टाइम लिमिट दी थी वीडियो में 30 सेकेंड्स की, आप उसी में क्वेश्चन सोल्व कर पाए, क्योंकि पेपर में आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं और आपके पास टाइम आता है उसको सोल्व करने के लिए 2 आवर यानी कि 120 मिनट्स। तो मोटा मोटा से क्या हो गया, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट हो गया। बाकी टाइम तो आपको कुछ आंसर भरने में और काम करने में भी लग जाता है ना। तो एक क्वेश्चन का 1 मिनट हम लगा कर चलते हैं। तो आप पेपर में एक क्वेश्चन का 1 मिनट तब कर पाएंगे जब आप अपने खुद से जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप 30 सेकंड के हिसाब से करेंगे, इसलिए मैंने टाइमिंग 30 सेकंड की लगाई थी। एक आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है इन केस यू आर नॉट श्योर अबाउट आंसर। जैसे कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से आपको 2 या 3 ऑप्शंस का पता होता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, और कोई एक ऑप्शन ऐसा निकल आता है जो आपने नहीं पढ़ा होता। तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एक एक करके रिजेक्ट करते जाइए ऑप्शंस कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट में आपके पास आंसर अपने आप निकल आएगा। यूपीएससी को सॉल्व करने के लिए ये की पॉइंट है कि एलिमिनेशन मेथड जो है बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन में जो चीज़ें दी होती हैं उनका आपको अपने सिलेबस के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक ढूंढने हैं। डायरेक्ट तो वैसे बहुत कम मिलते हैं आपको। यूपीएससी की सबसे खास बात जो यूपीएससी को स्पेशल बनाती है वो क्या है, और पेपर में आपको क्या मिलेगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उनमें से एक सिलेक्ट करना होगा। यूपीएससी में क्या होता है, पहले 4 स्टेटमेंट दी होती हैं, देन उसके बाद ऑप्शंस होते हैं कि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑल, ओनली, फर्स्ट, ओनली थर्ड, ऐसे आपके पास स्टेटमेंट दी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सारी के सारे स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही, बट वो सही निकलती है बाद में। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट लिंक होता है उस टॉपिक के साथ। तो आपको सिर्फ डायरेक्ट लिंक नहीं देखने, जो आपने पढ़ा है आपको उसके पीछे के लॉजिक भी निकालने हैं। और आपको ओनली एक्सक्लूसिवली जैसे वर्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन में ओनली वर्ड लिखा होता है, एक्सक्लूसिवली वर्ड लिखा होता है, तो वहाँ पर जो है आंसर का सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें लिस्ट मैच करनी है एक्ट्स की प्रोविजंस के साथ। अब यहाँ पर 4 एक्ट हैं और 4 प्रोविजंस हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1919, वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था और अगर आपको सारे याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट इसको मैं सोल्व करने का तरीका बताती हूँ। इसमें एक सी है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। ये एक ऐसा एक्ट है जिसका सिर्फ सिंगल पॉइंट ही है जो इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, इलेक्शंस। इस एक्ट ने क्या दिए थे, हमें इलेक्शंस दिए थे। सी का 4, और हमारे पास 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है डी जिसमें सी का 4th आंसर आता है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी। और आपको आंसर मिल चुका है, उसके बाद आपको बाकी पॉइंट्स वेरीफाई करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर श्योर कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 ने ही इलेक्शन दिए थे। सेकंड की बात करते हैं हम। यहाँ पर एक एसर्शन दिया हुआ है और एक रीज़न दिया हुआ है। एसर्शन यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड, जहाँ पे बोला हुआ है कि रेजिडरी पावर जो थी वो सेंट्रल लेजिस्लेचर को दी गई थी। ये गलत है, रेजिडरी पावर जो थी वो सेंट्रल लेजिस्लेचर को नहीं दी गई थी, वो या तो आप वाइसरॉय बोल सकते हैं या फिर गवर्नर जनरल बोल सकते हैं, उनको दी गई थी। सेकंड हमारे पास रीज़न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने सब्जेक्ट को 3 लिस्ट में डिवाइड किया था, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। ये सही है। ये पॉइंट जो है आपका क्लास में मिस हो गया था, सो ये आप नोट कर लेना जहाँ पर आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। हमारा ऑप्शन होगा डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। थर्ड इज़
कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इट एंडेड ट्रेड मोनोपोली। हाँ, इसने ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी थी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ट्रेड मोनोपोली ख़त्म की थी, बट टी में जो ट्रेड था और चाइना के साथ जो ट्रेड था वो रह गया था। वो भी इस ऑप्शन में गिवन है, सो ये ऑप्शन सही है। सेकेंड इज इट एजर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। इसने क्या किया था कि इंडियन टेरिटरी के ऊपर जो ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी थी उस पर ज़्यादा जोर दिया था। वो तो है ही, वो तो सभी के सभी एक्ट्स में है कि ब्रिटिश क्राउन का जो सॉवरेनिटी थी, उनका जो कंट्रोल था वो इंडियन टेरिटरी के ऊपर बढ़ता जा रहा था। लास्ट में आके हमारे पास जब इंडियन काउंसिल एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे, उसके बाद ब्रिटिश कंट्रोल खत्म होना शुरू हुआ था, बट स्टार्टिंग के जो हमने एक्ट पढ़े थे उनमें हमारे पास ब्रिटिश कंट्रोल जो था वो ज़्यादा ही हो रहा था। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड वन इज़ रिवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट सही है, बट ये इस एक्ट ने नहीं दी थी, ये हमें दी थी पिट्स इंडिया एक्ट ने, और ये सिर्फ और सिर्फ पिट्स इंडिया एक्ट ने दी थी। अगर ऐसा होता कि ये स्टेटमेंट पिट्स इंडिया एक्ट ने भी दी होती और चार्टर एक्ट 1813 ने भी दी होती, फिर हम यहाँ पर उसको करेक्ट करते, बट ये इस एक्ट ने नहीं दी थी, सिर्फ पिट्स इंडिया एक्ट ने दी थी, तो फिर ये इसलिए यहाँ पे गलत हो गई। दूसरा, अगर यहाँ पे ओनली वर्ड लिखा होता कि ये जो क्वालिटीज़ हैं सिर्फ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में होनी चाहिए, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा गलत हो जाता, क्योंकि जो सवर्निटी थी ब्रिटिश क्राउन की वो रेगुलेटिंग एक्ट ने भी दी थी और पिट्स इंडिया एक्ट ने भी दी थी। ठीक है, सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट इज फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंडिया एक्ट 1935, रेजिडेंसी पार्क इसको दी थी, अभी हमने डिस्कस किया है, गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय, सो आंसर विल बी बी। फिफ्थ इज माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने किया था, जो प्रियम्बल का चैप्टर किया था हमने, उसके इम्पोर्टेंस में किया था ना कि प्रियम्बल जो है हमारे पास वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड की है, सो आंसर विल बी ए। सिक्स इज मोंटागो चेम्सफोर्ड प्रपोजल वॉज रिलेटेड टू। मोंटागो चेम्सफोर्ड प्रपोजल कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसने क्या किया था, पहले तो आप ये लेके आओ अपने माइंड में, डायरकी इंट्रोड्यूस की थी प्रोविंसेस पे, बाईकैमरलिज्म, यूपीएससी, ऐसी ऐसी चीज़ें की थी। तो ये सोशल रिफॉर्म्स हैं? नहीं। सोसाइटी में कोई रिफॉर्म नहीं लेके आए थे। वो एजुकेशनल है? नहीं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है? नहीं। तो क्या बच गया? कॉन्स्टिट्यूशनल। डी इज आंसर। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। अब जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एक तो वो जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे और दूसरा कहाँ से थे, वो प्रिंसली स्टेट से थे। जो प्रिंसली स्टेट से थे वो नॉमिनेट किए गए थे और जो प्रोविंसेस से थे वो इलेक्ट किए गए थे। तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? इलेक्ट वाला। इलेक्ट वाले हमारे पास दो ऑप्शन है, ए एंड सी। अब ए ऑप्शन में लिखा हुआ है डायरेक्टली इलेक्टेड, तो हमें पता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, पढ़ा था ना हमने। सो ए भी आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बी डी पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं, सो आंसर क्या बच गया आपके पास? सी। इन केस आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, सो आंसर विल बी सी। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस आपने पढ़ा है, आपकी पिछली क्लासेस में पढ़ा है ना, प्रियम्बल में लिखा हुआ है जस्टिस 3 टाइप का था, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। उसके अलावा ये किस में दिया हुआ है? डीपीएसपी में। अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ था तो कोई बात नहीं, आपको नहीं आता था तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमने डीपीएसपी नहीं पढ़े हैं। वैसे जब मैंने आपको करवाया था जस्टिस, उसकी एक्सप्लेनेशन करवाई थी और ये बताया था कि गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया है, तो मैंने आपको करवाया था कि डीपीएसपी जो है उनके अंदर जो है जस्टिस दिया हुआ है। सो जस्टिस को इंश्योर करने के लिए डीपीएसपी हमारे पास है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हमें प्रिंसिपल बताने हैं। इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंसेस, ये ध्यान रखना है, डायरकी थी बट वो सिर्फ प्रोविंसेस में थी। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, नहीं, उन्होंने सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट दिया था बट मुस्लिम के लिए नहीं दिया था। मुस्लिम के लिए मॉडलेमेंटो रिफॉर्म में आया था, जो कि है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें सिख के लिए आया था, इसमें विमेन के लिए आया था, SC ST इनके लिए आया था। दैन डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। हाँ, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी वो सेंटर से प्रोविंसेस को दी जा रही थी, क्योंकि डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दी थी प्रोविंसेस पर, बाईकैमरलिज्म कर दिया था, और भी चीज़ें की थी जिससे हमें पता चलता है कि जो अथॉरिटी थी वो सेंटर से प्रोविंसेस पर शिफ्ट हो रही थी। सो 1 and 3 आर करेक्ट एंड ऑप्शन विल बी सी। The distribution of powers between the center and the state in the Indian Constitution is based on the scheme provided in। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लिया हुआ है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो हमने कहाँ से लिया हुआ है? मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है। सो हमने उसमें क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कहाँ से लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930
5 से। वैसे भी इसी में हमने देखा ना, अभी पीछे क्वेश्चन किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने अलग अलग लिस्ट बनाई थी, स्टेट के लिए अलग, सेंटर के लिए अलग, तो हमें वहाँ से भी पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था। सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमें देखना है। ऑल इंडिया फेडरेशन था, ऑल दो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था पर था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हाँ थी। डायरकी एट सेंटर हाँ उन्होंने प्रपोज की थी, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, बट प्रपोज तो की थी ना। इसने सेलिएंट फीचर्स पूछे हैं, तो इम्प्लीमेंट हुई थी या नहीं हुई थी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अबोलिशन ऑफ डायरकी इन स्टेट्स ये हुआ था, हाँ ये हुआ था, सो ऑप्शन विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। अभी हमने किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 अकेला ऐसा एक्ट था जिसने इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। 1861 वाले ने क्या किया था, आपको पोर्टफोलियो दिया था, इंडियंस की पार्टिसिपेशन दी थी लेजिस्लेचर में। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ने क्या किया था, आपके पास कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी थी। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 है नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। देन फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। पहले उनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो एक दूसरे से सेपरेट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, उनका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, बस उनकी पावर जो है वो अलग अलग कर दिया है। डिवीजन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गन हैं, सपोज हमारे पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव है, कि उनमें पावर्स डिवाइड तो कर दी हैं बट फिर भी वो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ऐसे है। तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, वो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। हमारे कंट्री में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर है। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है फेडरल में, हाँ होती है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ज़रूरी नहीं है फेडरल सिस्टम में होनी, बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सो आंसर विल बी 1, 3 एंड 5 डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन 1909 ने नहीं दिया था, 1892 ने दिया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने दी थी। डायरकी इन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने दी थी। द 1947 रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हाँ 1947 ने क्या बोला था कि जो इंडिया है अब वो इंडिपेंडेंट होने जा रहा है और उसके बाद ये अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी, तो 1947 एक्ट ने ये दिया था। सो डी इज़ राइट आंसर। Next is statutory recognition to the portfolio system was accorded by। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने दिया था, अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 ने दिया था। नेक्स्ट इज डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अभी भी डिस्कस किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने दी थी, बट वो प्रोविंसेस पर दी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने डायरकी को क्या किया था, उसको एबोलिश किया था। उन्होंने प्रपोज किया था कि जो डायरकी है वो कहाँ आनी चाहिए, हमारे पास सेंटर पे आने चाहिए। ऑल दो 1919 1935 दोनों ने डायरकी दी थी, बट हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हम कौन सा करेंगे, 1919। किस लिए, क्योंकि 1919 ने जो डायरकी प्रपोज की थी वो इम्प्लीमेंट हो गई थी और 1935 वाली इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 डायरकी एट सेंटर उनका फीचर था, ऑल इंडिया फेडरेशन ये भी था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी था, डायरकी इन प्रोविंसेस जो था वो नहीं था, क्योंकि उन्हें प्रोविंसेस पर डायरकी जो थी वो एबोलिश की थी। डी आंसर। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय, कौन से एक्ट से बने थे, चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज सच फर्स्ट गवर्नर जनरल। which act did not provided for direct control of Indian affair। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर, अब हमने प्रिट्स इंडिया एक्ट में एक टर्म पढ़ी थी ब्रिटिश पोजेशन, कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन टेरिटरी को ब्रिटिश पोजेशन बोला जाने लगा। ब्रिटिश पोजेशन मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में थी, तो ये इनडायरेक्ट लिंक है। मैंने आपको बताया था ना कि आपको इनडायरेक्ट लिंक्स ढूंढने हैं अपने मटेरियल के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ ऑप्शंस के, तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। हमने किया था ना कि हमारे पास प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी नाम के जो 3 वर्ड हैं वो नहीं थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से वो ऐड किए गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कौन से केस में किया था, केस पर नंदा भारती केस में। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ था, रिप्लेसमेंट ऑफ कंपनी रूल बाय क्राउन रूल, ये सही है। हमने क्या किया, मैंने आपको जब क्लास पढ़ाई थी तो उसमें मैंने पढ़ाया कि जो आपका चार्टर एक्ट 1853 है वहाँ तक हम पढ़ेंगे कंपनी रूल, और उसके बाद जो है वहाँ के बाद हम क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट अंडर क्राउन रूल। तो इसका सीधा सीधा मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो रिप्लेसमेंट थी कंपनी रूल की वो क्राउन रूल से हो गई थी।
सेकेंड वन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नहीं ये हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट में रीअफर्मेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, नहीं। चार्टर एक्ट 1833 ने कोशिश की थी लाने की बट हुआ नहीं था। चार्टर एक्ट 1853 इसको ले आया था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नहीं लेकर आया था। सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ये भी नहीं हुआ था, ये भी 1853 वाले में हुआ था। क्रिएशन ऑफ न्यू ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी, ये हुआ था कि न्यू ऑफिस जो था सेक्रेटरी का वो बनाया गया था ना हमारे पास। तो आंसर विल बी फर्स्ट एंड फिफ्थ, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको डायरेक्टली नोट्स में लिखा हुआ दिया ही था आपकी क्लास में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे बाकी सब गवर्नर जनरल को उनके सबॉर्डिनेट रखा गया था, तो एक तरह से सेंट्रलाइजेशन जो था वो स्टार्ट हो गया था, उसका फाउंडेशन ले कर दिया गया था। सो आंसर विल बी बी। ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस्ड टू, यूपीएससी का ओरिजिन कहाँ से आया था आपने पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में यूपीएससी आई थी। उससे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट ने उसे लाने की कोशिश की थी बट वो ला नहीं पाए थे। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम क्या बोलते हैं मोंटागू चार्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स, वो जो थे इसको यूपीएससी को ले आए थे। देन स्पेशल लीगल सैंक्टिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिकेटेड इन विच पार्ट, प्रीएम्बल हमें पता है। देखो जो बाकी की चीज़ें हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपीज, ऑल्दो ये भी बहुत बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बट ये जो है ना एक पार्ट बनाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बट जो प्रीएम्बल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो छोटा करके लिख दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमें कहाँ से पता चलता है कि वो लीगल सैंक्टिटी है? प्रीएम्बल से। दूसरा उसमें सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी लिखा हुआ है कि कौन है, हम लोग हैं। तो कहाँ से पता चलता है हमें? प्रीएम्बल से। सो आंसर विल बी ए। विच आइडिया वर प्रमोटेड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इक्वालिटी, जस्टिस, वर्ल्ड पीस एंड रिपब्लिक, ये चारों ही हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें आप देखेंगे इक्वालिटी की भी बात की हुई है, जस्टिस की भी की हुई है, वर्ल्ड पीस की भी की हुई है एंड रिपब्लिक की भी की हुई है। सो डी विल बी आंसर। Consider the following statement about the Constituent Assembly. The Constituent Assembly was constituted in November 1946, ये सही है। Under the scheme formulated by Cripps Mission, ये गलत है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, सिर्फ एक वर्ड की वजह से पूरा जो स्टेटमेंट थी वो गलत हो गई, क्योंकि क्रिप्स मिशन के अंडर नहीं हुआ था, कैबिनेट मिशन के अंडर हुआ था। ऑल द क्रिप्स मिशन भी लेकर आया था प्रपोजल बट वो रिजेक्ट हो गया था। सो कैबिनेट मिशन के अंडर हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946, ये सही है। उस दिन इंटरिम प्रेसिडेंट जो थे वो भी चूज़ किए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सो ओनली टू विल बी आंसर बी। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए एंड इंडिया। इंडिया का तो हमें पता ही है, यूएसए का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप लर्न कर लेना। देन वैसे आपको एक बात बताती हूँ, यूएसए और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली अपोजिट चीज़ें हैं। उसका रिटर्न होगा तो उसका अनरिटर्न होगा, उसमें प्रेसिडेंशियल होगा तो उसमें पार्लियामेंट्री होगा। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे कॉन्ट्रेरी हैं। सो आंसर विल बी 1 and 3, बी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बोर्ड फीचर्स एंड कंट्री, हमें बोर्ड फीचर्स बताने हैं कौन सी कंट्री से हैं। डीपीएसपी आयरलैंड से, यस। लिबर्टी यूएसए से नहीं, लिबर्टी ली गई है फ्रांस से। इलेक्शंस टू राज्यसभा रशिया से नहीं, रशिया से आपके लिए गए हैं जस्टिस। बट जो इलेक्शन टू राज्यसभा है वो आपका लिया गया है साउथ अफ्रीका से, और नॉमिनेशन टू राज्यसभा जो है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। वैसे ही लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी जब आपको क्लास दी थी, तो इसका आंसर आएगा 1 only, सी। The objective resolution was unanimously adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947, had the following provisions as given below. Adequate safeguards shall be provided for minorities, backward tribal areas, ये सही है आपका। All power and authority of sovereign independent India, its constituent part and organs of government are derived from people, ये भी सही है। both 1 and 2, C आंसर आएगा। Then 30th is idea of Constituent Assembly for India was forwarded by M.N. Roy for the first time। अब इसमें आप देखिए आपके पास 4 स्टेटमेंट है, बड़ी बड़ी। ऐसा भी हो सकता है पढ़ने में गलती लग जाए टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम से। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, M.N. रॉय ने आइडिया दिया था, बिल्कुल सही है, हमें पता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट कहाँ कहाँ है, ए में, बी में एंड डी में। सो सी तो एलिमिनेट हो गया। सेकेंड पे आते हैं, दैट वॉज नॉट M.N. रॉय बट B.R. अम्बेडकर हु द फर्स्ट फॉरवर्डेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो फर्स्ट और सेकंड है वो एक दूसरे के अपोजिट है। फर्स्ट में बोल रहे हैं M.N. रॉय ने दिया था, सेकंड में बोल रहे उन्होंने नहीं दिया था, बट हमें पता है M.N. रॉय ने दिया था। सो फर्स्ट जो है वो सही है, सेकंड गलत है। तो जिसमें सेकंड है वो भी एलिमिनेट कर दो। सी हमारा एलिमिनेट हो चुका था। उसके बाद हमारा ए भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसमें सेकंड ऑप्शन है। डी भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसमें भी सेकंड ऑप्शन है। तो हमारे पास क्या बच गया, बी बच गया। हमें बाकी की 2 स्टेटमेंट पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। सो आंसर विल बी बी।
वट वॉज द रीज़न फॉर रिजेक्शन ऑफ क्रिप्स प्लान बाय द कांग्रेस? क्रिप्स प्लान का रिजेक्ट होने का क्या रीज़न था? इट ग्रांटेड डोमेन स्टेटस टू इंडियन यूनियन, कि इसने इंडियन यूनियन को डोमेन स्टेटस दिया था? नहीं। उसके बेस पे क्यों रिजेक्ट होगा वो? ये तो अच्छी बात थी ना। इट ग्रांटेड डोमेन स्टेटस टू द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस को डोमेन स्टेटस दिया था? नहीं। इस बात पे भी क्यों रिजेक्ट होगा वो? और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, उसने सिर्फ इंडियन यूनियन को डोमेन का स्टेटस दिया था, प्रोविंसेस को डोमेन का स्टेटस नहीं दिया था। सो बी तो ऑप्शन में ही नहीं आता। सी इनडायरेक्टली कंसीडर द डिमांड फॉर पिटीशन। अब ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है क्लास में तो इसको स्किप कर देते हैं। इट वॉज एम्ड, ये एम था, क्या एम लेकर आया था ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। सो इस बेसिस पर भी ये रिजेक्ट नहीं हो सकता। अब बी तो उन्होंने दिया ही नहीं, ए और डी के बेस पर रिजेक्ट हो नहीं सकता, तो आंसर क्या आ गया? सी। अब जो सी था वो हमने पढ़ा नहीं था तो हम श्योर नहीं थे आंसर के बारे में, बट एलिमिनेशन मेथड से हमें हमारा आंसर मिल गया। 32 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ नॉट बीन रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा वर्ड नहीं लिखा हुआ है? सॉवरन लिखा हुआ है, सोशलिस्ट ऐड कर दिया था। इसने क्या बोला है? हैज़ नॉट बीन रिटन इन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ओरिजिनल प्रियम्बल लिखा होता फिर तो सोशलिस्ट आंसर आ जाता, क्योंकि ओरिजिनल प्रियम्बल में सोशलिस्ट नहीं था, बट खाली प्रियम्बल है तो उसमें सोशलिस्ट लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक भी लिखा हुआ है, सो आंसर विल बी डी, इंडियंस। इंडियंस नहीं लिखा हुआ है, खाली वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। देन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सॉवरन इंडिया? इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री। नहीं, ये तो सही है, ये तो हमारी सोवरनिटी को शो करती है। इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, ये भी सही है। इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री, ये भी सही है। इंडिया इज ओब्लाइज टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर, ऐसा नहीं है। इंडिया ने जो था, पहली बात तो इंटरनल अफेयर के लिए तो ये किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करता, सो किसी के भी रूल जो है वो ओबे नहीं करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया भी था, फूड सिक्योरिटी के बारे में बताया था कि उसको इंटरनेशनली कंडेम किया जा रहा था, फिर भी इंडिया की पार्लियामेंट में उसे पास कर दिया गया और उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, ये बोलकर कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम अपने आप देख लेंगे। सो डी विल बी राइट आंसर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी? सोशल इक्वालिटी का मतलब बताना है हमें, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं। सोशल इक्वालिटी है तो लैक कैसे हो सकता है अपॉर्चुनिटी का, और इक्वालिटी का भी नहीं हो सकता। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये सही है। जब सोसाइटी के सभी सेक्शंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो सोशल इक्वालिटी अपने आप ही आ जाएगी। Which of the following statement is true? In the Barubari case, the Supreme Court had said that the preamble of the Constitution is not a part of कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। बरूबरी केस में बोला था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन केस फॉर नंदा भारती केस में बोला था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये भी सही है। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ये गलत है। प्रियम्बल जो है हमारा यूएसए से लिया गया है, कनाडा से नहीं लिया गया है। सो ए एंड बी बोथ जो है इसमें ट्रू है। इसमें क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है, हो सकता है इसमें ट्रू की जगह फॉल्स आना हो और उसका आंसर सी आना हो। सो ये क्वेश्चन आप स्किप कर देना। सेकेंड इज लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको लिस्ट बताई थी कौन सा पार्ट कहाँ से लिया है, ये याद रखना। प्रियम्बल यूएसए से लिया है, उसका कॉन्सेप्ट यूएसए से आया है, बट उसकी जो लैंग्वेज है वो कहाँ से आई है? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या आया है हमारे पास? ट्रेड एंड कॉमर्स आया है, कंकरेंट लिस्ट भी आई है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ऐसा किस लिए? क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे बेसिक चेंजेस लेकर आए थे। जैसे कि आपको पता ही है, इस अमेंडमेंट के अंडर प्रीएम्बल को भी अमेंड किया गया था, उसमें सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी जैसे वर्ड डाले गए थे, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज वन विच। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होगी? जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी। अब हमें देखना है आगे की जो दो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती है। So first is places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority। नहीं, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे restrictions नहीं रख सकती है। पब्लिक मोरालिटी, जस्टिस, इन बेसिस पर रख सकती है, बट स्टेट के इंटरेस्ट के लिए कभी भी इंडिविजुअल लिबर्टी पर रेस्ट्रिक्शन नहीं रख सकती है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सो ये ऑप्शन हो गया गलत। प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये सही है। इंडिविजुअल लिबर्टी के इंटरेस्ट के लिए स्टेट पर रेस्ट्रिक्शंस रखे जा सकते हैं कि आपके टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं उनकी लिबर्टी को आप रिस्पेक्ट करने के लिए स्टेट जो है उनको रिस्पेक्ट करे, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन रखे गए हैं। सो स्टेट जो है अपनी पावर डिस्क्रिशन में लेकर ना यूज़ करे। सो सेकंड वन इज़ करेक्ट, 2 ओनली इसका आंसर आएगा बी।
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। सही है, हमें फीचर्स बताने हैं इसके। वोटिंग वॉज टू बी बाय द मैथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये सही है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास में, जिसे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन भी बोलते हैं। आप हमें पता है कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन हुआ था। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड, ये भी सही है। जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको नॉमिनेट किया गया था। सो बोथ आर करेक्ट, बोथ विल बी आंसर सी। Which of the following are true? Constituent Assembly adopted on National Flag July 22nd. Constituent Assembly adopted National Anthem on January 24, 1915. अब ये क्या है, कुछ बच्चों को याद होता भी है, कुछ को नहीं याद होता। तो हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। ऑन January 26, 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड इट्स फाइनल सेशन। ये तो हमें पता ही है कि गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फाइनल सेशन हुआ था वो 24 जनवरी को हुआ था। 24 जनवरी 1950, 26 को नहीं हुआ था। सो थर्ड तो हमें पता ही है गलत है। जो थर्ड वाले हम एलिमिनेट कर देते हैं। बी सी डी तीनों में थर्ड है तो एलिमिनेट हो गया। ऑब्वियसली फर्स्ट आंसर रह गया, तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ थर्ड से आपका आंसर निकल गया। सो यहाँ पर आपकी डिस्कशन होती है पूरी। सो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा तरीका पता चल गया होगा कि आपको सॉल्यूशंस कैसे ढूंढने हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो अगर आपकी रिवीजन नहीं हुई है पूरी तो और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आप। एंड जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो फंडामेंटल राइट्स पे आएगी। तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पहले से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।